नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हैदराबाद स्थित प्रजा भवन में हुई। दो राज्यों के विभाजन अधिनियम में विवादों को सुलझाने के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने प्रजा भवन में बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से करीब 15 विषयों पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्री 9वीं और 10वीं अनुसूची में कंपनियों के बंटवारे, बिजली बकाया और कर्मचारियों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना की तरफ से बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमकार, मंत्री श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, मुख्य सचिव शांति कुमार और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी आज से 3 दिन तक उत्तर प्रदेश की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में दलित सहभोज का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और हम उन्हें एकजुट करने का काम करेंगे। वह जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आज हमारे नेता जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। दरअसल कांग्रेस ने इस तरह से आयोजन के लिए एक नई योजना बनाई है। इसने दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए अब कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका मकसद है कि वे दलितों में अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लाएं। यह सब तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चल रही है। इसको लेकर पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह हराएगी जैसे उसने हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में उसे हराया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने हमें धमकाकर और हमारे कार्यालयों को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को उसी तरह तोड़ देंगे जैसे उन्होंने हमारे कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया है। यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी एवं भाजपा को गुजरात में हराएगी, जैसा हमने अयोध्या में किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ लेकिन वहां की गरीब जनता दिखाई नहीं दी। अडानी अंबानी जैसे लोग दिखे लेकिन राम मंदिर आंदोलन शुरू करने वाले अडवाणी नहीं बुलाए गए। राहुल ने एक बार फिर से गुजरात में इस बार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दावा किया। उन्होंने ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लिख कर लेने की बात कही है। आगामी बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तारीखों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र का शुभारंभ 22 जुलाई को होगा। यह 12 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी है। किरेन रिजिजू ने यह भी बताया है कि बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चुनावी साल में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया के रुपौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर खूब हमला बोला। चुनावी सभा के दौरान बीमा भारती पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बोलना तक नहीं आता था। मंत्री बनाए, 3 बार मेरी ही पार्टी से विधायक रही, मंत्री बनने की जिद की, किसी और को मौका दिया तो सांसद बनने चली गई। परिणाम क्या हुआ? तीसरे नंबर पे आई, जमानत भी नहीं बचा। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि उनके पति गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार हैं और उन्हें ईडी ने गवाह के झूठे बयान पर गिरफ्तार किया है। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि वे एक ईमानदार, शिक्षित और देशभक्त व्यक्ति हैं और अगर जनता उनका समर्थन नहीं करती है तो आप नेता के साथ किए गए व्यवहार को देखते हुए कोई भी शिक्षित व्यक्ति राजनीति में शामिल नहीं होना चाहेगा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका लगा है।
आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में तर्ज दिया था कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रखने वाले डीपी सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल अखिलेश यादव ने सहारनपुर के पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी के नेता फजलुर रहमान को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसको लेकर चर्चा होने लगी है कि अगर सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विरोधी नेता को सपा में क्यों शामिल किया है। हालांकि इमरान मसूद के अखिलेश यादव से भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पहले वो सपा में थे, फिर उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सहारनपुर ऐसी सीट है जहां पर अखिलेश यादव को लगता है कि ये उनकी पार्टी की जमीनी सीट है। संजय राउत ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी की जीत होगी। साथ ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी उन्होंने बयान दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार को हाथरस मामले पर जमकर आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए किसी भी साथी को शामिल नहीं करेंगे। हाथरस में भगदड़ हादसे के आरोपी देव प्रताप मधुकर को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देव प्रकाश मधुकर को बीते दिन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। भगदड़ हादसे में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाथरस भगदड़ के बाद सूरज पाल उर्फ भोले बाबा पहली बार मीडिया के सामने आया है। बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया है। उसने कहा है कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूँ। सूरज पाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने कहा, मैंने अपने वकील केपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहेंगे और जीवन भर उनकी मदद करेंगे। सूरज पाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के साथ हमेशा रहूंगा। सूरज पाल ने भगदड़ को साजिश करार दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में शनिवार को सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शाम होते होते अब कुलगांव के चिंगम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सामने आया है कि सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल जब चिंगम इलाके में पहुंचे थे तब आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। अब दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। वहीं कुलगांव के मुदरगम के आतंकियों से मुठभेड़ में घायल सेना का एक जवान शहीद हो गया है। यहां भी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। काउंसलिंग 9 जुलाई से शुरू होने वाली थी। यह जानकारी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा के पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। काउंसलिंग को लेकर यह घटनाक्रम नीट परीक्षा में पेपर लीक सहित कई अनियमितताओं के आरोपों के बीच हुआ है। एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग शनिवार को अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। काउंसलिंग की नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। मायावती की पार्टी बीएसपी के तमिलनाडु प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार को चेन्नई में बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख पर 6 बाइक सवार लोगों ने तब हमला किया जब वे शहर के सेम्बियम इलाके में अपने घर के पास पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। हमलावर भाग गए। परिवार उन्हें अस्पताल लेकर गया लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बीएसपी के कार्यकर्ता और समर्थक राजीव गांधी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। वे दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत में शनिवार को बिल्डिंग ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। शहर की एक 6 मंजिला बिल्डिंग ढह गई है।
जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना DIDC इलाके में हुई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है। सभी टीमों द्वारा बचाव अभियान चालू है। जिम्बाब्वे ने पहले T20 मैच में भारत को 13 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए स्कोर बोर्ड पर 115 रन लगाए थे, लेकिन जब भारत लक्ष्य का पीछा करने आया तो आधी से ज्यादा टीम 50 रन पे ही सिमट गई। एक समय पर भारत का स्कोर 6 विकेट पर 47 रन था। हालांकि आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर की 23 रन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम इंडिया की उम्मीद बढ़ाई। कप्तान सिकंदर रजा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी की। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।